भाई एरर एनालिसिस जो कि सेकंड चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा पहले इससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। भाई एरर एनालिसिस होता क्या है? भाई जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं वो 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होती है, उसमें हमेशा गलती रहती ही रहती है। भाई हम ह्यूमन से, इंसान गलती का पुतला होता है, वो गलती करेगा ही करेगा। भाई सपोज करो मेरे पास ये इंक की बोतल है, मैं कहता हूँ कि आप इसकी सरकमफ्रेंस मेजर करो। सरकमफ्रेंस मतलब इसकी लेंथ। ओके, अब इसकी लेंथ मेजर करने में क्या हुआ कि आपने जो मेजर पट्टी है उसे मेजर किया, बट एक क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली। सपोज करो कि इसकी सरकमफ्रेंस है 5.5, आपने ऐसा मेजर कर लिया, बट अगर मैं एग्जैक्ट देखने जाऊं सो वो होगी 5.53, 5.52 या 5.49, मतलब 0.01, कभी 0.1, कुछ ना कुछ छोटी सी एरर तो हमेशा निकलती ही निकलती है। अब देखो आप सबके हाथ में मोबाइल है, हाँ मोबाइल के ऊपर टफन ग्लास चढ़ा हुआ है। भाई टफन ग्लास का आपने जब शेप देखा होगा परफेक्ट कटिंग के साथ होता है, आपके मोबाइल का कवर परफेक्ट कटिंग के साथ होता है। ये कटिंग के कौन करता है? क्या हम इंसान करते हैं? नहीं, ये सब मशीन के थ्रू होता है। मशीन में हम लोग सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं वैल्यूज गलत पुट करूंगा तो 0.1 इधर उधर तो रह जाएगा, तो वो एकदम 100% फिक्स रहेगा नहीं। भाई अगर आपने कभी अपना मोबाइल खोल के देखा हो तो एक नीचे से कवर होता है, ऊपर से स्क्रीन होती है, उसको फिट किया जाता है। अब अगर इसकी साइज में 0.1 का भी आगे पीछे हो गया तो वो परफेक्ट आएगा नहीं और पूरा फोन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मेजरमेंट का परफेक्ट होना चाहिए। अब जब इसकी कैलकुलेशंस किए जाते हैं, भाई जब आप किसी को मेजरमेंट देते हो ना तो वो आपको हमेशा एरर पूछेगा एंड उसका खुद का एक कैलकुलेशन होगा। वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो भाई कोई भी जब आप वैल्यू लिखते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मुझे लेंथ की बात करें, सिंपल लेंथ। सो आपने जो लेंथ मेजर की है मान लो कि वो 49 सेंटीमीटर है, एंड आप कह रहे हो कि भाई अब जो आप जिस मेजर पट्टी से माप रहे हो ना उसमें जो इंटरवल्स है वो हमेशा कैसे है कि भाई 1 1 सेंटीमीटर है। आपने जो टेप से लंबाई किसी चीज की लेंथ मापी है उसके जो इंटरवल्स है, भाई आपकी स्केल होती है ना, स्केल के इंटरवल्स कैसे होते हैं? 0.1 सेंटीमीटर के, है ना? सो अगर गलती होगी तो 0.1 आगे पीछे। भाई सपोज करो कि मुझे 1.75 बनाना है आपके स्केल को यूज करके, आप बना सकते हो। आप एक अंदाजा लेते हो कि 1.75 बनाना है, इसका मतलब 1.7 और 1.8 के बीच में से ड्रॉ कर दो। वो एक रफली हम करते हैं, बट क्या हमें पता है कि वो 100% राइट है? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो मैक्सिमम गलती हो सकती है वो है 0.1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम गलती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही गलती होगी, मैक्सिमम ये हो सकती है। बाकी 0.1 से 0 से लेके 0.1 के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 49 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो पहले वाली वैल्यू जो है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू रहती है, और जो ये प्लस माइनस लिख के आप जो वैल्यू लिखते हो ये हमेशा एरर होती है। अब हो सकता है देखिए अगर आपने 49 मापा है तो हो सकता है कि वो 39.99 हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना? 39.99, और आपके स्केल में क्या है? भाई आपके स्केल में तो 39 है, फिर 39.9 होगा और उसके बाद डायरेक्टली 40 होगा। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो स्केल का जो इंटरवल रहता है 39.9 होगा, 39.8, 39.7, वो सब चीजें होगी, वो डायरेक्टली 40 होगा। लेकिन इसके बीच का कुछ एरर निकला तो 39.96 निकला तो, या 39.93 निकला तो, या 39.95 निकला तो, पता नहीं। ये स्केल का यूज करके मैं इन चीजों को माप नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन वैल्यूज को माप सके। वो 39.9 के बाद सीधा 40 को मापेगा। भाई एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टाइम का। मान लो आज जो हम एग्जांपल देखने वाले वो टाइम का देखने वाले, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई अगर मैं कोई चीज किसी चीज का टाइम देख रहा हूँ घड़ी की मदद से, जो हमारी रिस्ट वॉच है उसकी मदद से, आपको पता है कि घड़ी का कांटा हमेशा 1 सेकंड के इंटरवल पे चलता रहता है। तो समझ लो कि ये लेक्चर आप लोग मेजर कर रहे हो, आपने टाइम देखा,
लेक्चर तो आपने मान लिया कि चलो सर 49 मिनट का होगा, भाई कितनी एरर आई? तो सर 1 सेकंड हो सकता है ऊपर गया हो, 1 सेकंड हो सकता है नीचे गया हो, बिकॉज आप कंटिन्यूसली घड़ी को देख रहे हो, उसका जो बड़ा काटा है उसको कंटिन्यूसली देख रहे हो। अब वो इसका आ गया, जिस समय आपने स्टॉप किया, हो सकता है वो एक ऊपर हो या हो सकता है वो एक नीचे हो, 1 सेकंड का हेरा फेरी हो सकती है ना। तो हमेशा इसीलिए हम जो एरर लिखते हैं वो प्लस माइनस करके लिखते हैं, एंड इसका मतलब होता है मैक्सिमम एरर या तो इन अपर साइड या तो इन लोअर साइड। समझ में क्या बोल रहा हूँ बेटा? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, अब एरर कौन कौन सी होती है? तो मैंने लास्ट टाइम कोई डिस्कशन किया था कि एक होती है एब्सोल्यूट एरर। भाई एरर की डेफिनेशन आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। The difference between measured value and the true value is called error. And absolute error का मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो एरर की जो वैल्यू है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर मापने के लिए प्रॉब्लम थी कि हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया था, कई बार हमने वैल्यू मेंशन की थी। मान लो कि मैं वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ, पहली वैल्यू मेंशन की, वैल्यू किसी की भी हो सकती है, लंबाई की, एरिया की, विड्थ की, वजन केजी ग्राम, वो किसी भी तरह की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास है ना, देखो, अब अगर चीजों का मुझे मेजरमेंट लेना है, इसका मतलब मुझे उसकी असली वैल्यू नहीं पता, तो ही मैं उसका मेजरमेंट लूंगा। मैंने मेजर ले ली, लेकिन हमने अभी भी देखा कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो कितनी प्रॉब्लम आई, एरर किसको कहते हैं कि ट्रू वैल्यू जो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट थी और जो मैंने मेजर की उसके उसमें जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर बोलेंगे। बट वो डिफरेंस कितना होगा मुझे कैसे पता चलेगा, जब मेरे पास ट्रू वैल्यू होगी, और ट्रू वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे कि भाई हम 5 6 या 10 बार, कई बार एक से ज्यादा बार हम उस चीज को मेजर करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चलो A1 A2 A3 ऐसे करते करते an मेरी मेजर वैल्यू है। अब फिर हम क्या करते थे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। अगर मान लो मेरे पास 5 वैल्यू है तो मैं डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, मेरे पास 10 वैल्यू है तो डिवाइड बाय 10, मेरे पास 7 वैल्यू है तो डिवाइड बाय 7, एवरेज निकालूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे ट्रू वैल्यू या तो मीन वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, या तो मीन वैल्यू या तो इसी का दूसरा नाम होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब तो ये मुझे क्या था, ट्रू वैल्यू दी थी और ये इतनी सारी मेरी मेजर्ड वैल्यू थी। अब इसमें और इन सभी वैल्यूज में कुछ तो फर्क होगा, तो वो सारे के सारे मेरी अलग अलग एरर्स निकलेगी, तो मैं सभी एरर्स को फाइंड करूंगा। एरर को दिखाने का तरीका ट्राइएंगल, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा ए, एरर इन ए जो भी हो, लेंथ हो, एरिया हो, के वजन हो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, अभी हमने जनरली उसको ए लिया है। सो अगर मैं मान लो ऐसा लिखूं डेल्टा टी, कैपिटल टी आपको पता है टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे अभी 15-20 मिनट बाद। सो एरर इन टी, मैं बोलूं प्रेशर में डेल्टा पी, तो एरर इन प्रेशर, ठीक है। तो एरर को दिखाने का लिखने का तरीका इस तरीके से रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास इतनी सारी मेजर्ड वैल्यू है और एक ट्रू वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि इन सभी को वन बाय वन इसमें से माइनस करेंगे और वो मेरी एरर्स जनरेट की जाएगी। एक ही चीज के लिए बहुत सारी एरर्स आएगी। सो डेल्टा A1 an माइनस A1, डेल्टा A2 am माइनस A2, ऐसे करते करते डेल्टा an, मेरे पास जितने भी वैल्यूज, मान लो कि मैंने 7 वैल्यूज ली है तो 7 एरर्स आ जाएगी इज इक्वल टू an माइनस an। जितनी वैल्यू मैंने मेजर की है उन सभी के लिए मैंने एरर निकाली, मेरे को बहुत सारी एरर आ गई, लेकिन बहुत सारी एरर कैसे पॉसिबल है, एक ही एरर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी एरर निकले ना उसका भी एवरेज लेते हैं, लेकिन मोड के फॉर्म में। देखो यहाँ कैसे, डेल्टा ए फाइनल एरर, फाइनल एरर कैसे आ जाएगी, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3, ऐसे करते करते जितनी भी मेरे पास वैल्यूज होगी 7 है तो 7 तक चला जाएगा। मोड लूंगा, मोड क्यों, बिकॉज जब आप ये माइनस कर दो ना
इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो मुझे माइनस नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो ये सब कट जाएंगे। आप देखना कुछ एग्जांपल्स मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं, मैं आपको ये एरर रिलेशन, अच्छा नैंसी मैंने ये एरर एनालिसिस की आपको लेक्चर नोट्स दी थी बेटा पहले? ओके सॉरी मैं भूल गया हूँ। तो आज के आज बेटा मैं रात के 9 बजे आसपास तक आपको इसकी लेक्चर नोट्स, मतलब ये पूरी थियरी जो हम सीख रहे हैं एक लिखित फॉर्म में आपको मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो वर्कशीट मैंने बोली है वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। हाँ तो अभी जब आप उसमें सम देखोगे, मैंने उसमें सम सॉल्व किए हैं, आप क्या करना बच्चा लोग, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, एक बार फिर से फिफ्थ नंबर का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो फिर से वीडियो देखना और उसके बाद लेक्चर नोट्स देखना, आप सब समझ जाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फिर से हमने एवरेज निकाल लिया, बस तो ये एवरेज निकालने के बाद आ जाएगी मेरी फाइनल एरर, और इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब एवरेज, वो आपको पता ही होगा बेटा, आप 9 10 में मीन पढ़ चुके हो। सो मीन मतलब एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब अगर मान लो मैं डेल्टा ए अपॉन ए लिखूं, मतलब एरर इन ए एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, चलो मैं ए एम बोल देता हूं, जो मीन वैल्यू आई ये वाली जो मैंने मेजर की या जो मैंने ट्रू वैल्यू थी, एरर अपॉन ट्रू, एरर अपॉन ट्रू, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। अब ना इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, पूरे साइंस में कहीं पे भी आप ऐसा फ्रैक्शन में कुछ देखो ना तो उसका मतलब एक ही होता है, कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं, हम एरर को जो ट्रू वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर मान लो सपोज करो कि मेरी डेल्टा ए अपॉन ए एम की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब सॉरी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, 0.05 आ रही है सपोज, ठीक है, ये फ्रैक्शन हमेशा छोटा ही होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एरर है, देखो मैं ए एम को यहाँ लेके जाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा ए इज इक्वल टू, अच्छे से लिख देते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.05 इनटू ए एम, मैं इसको यहाँ लेके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो एरर है वो मेरी ट्रू वैल्यू का 0.05 टाइम्स है, 0.05 टाइम्स। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 को कट करो तो 20 बचेगा। सो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 20 am, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसको 20 हिस्से करो, उतनी मेरी एरर है। एरर देखो सीधी सी बड़ा, एरर हमेशा छोटी होगी, तो देखो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 20 am। भाई ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में मेरी एरर कितनी छोटी है, तो भाई 1/20 टाइम्स, 1/20 टाइम्स छोटी है। तो ये जो फ्रैक्शनल एरर है वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है, किसके बीच में कंपेयर कर रहा है, एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में। समझ आया बच्चा लोग यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आगे बढ़ूं? ओके, तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब हमने समझ लिया। अब भाई ये जो फ्रैक्शनल एरर है यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके भाई ये जो फ्रैक्शनल एरर आपने देखा है डेल्टा ए बाय ए, अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, एरर अपॉन ओरिजिनल, एरर अपॉन ट्रू, इसको अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वही चीज बन जाएगी मेरी परसेंटेज एरर। क्या बोलूंगा मैं इसको, परसेंटेज एरर। ओके भाई वही है, बस खाली एक परसेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने। भैया बचपन में करते थे ना फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, एक ही चीज है। तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में दिखे द परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, सपोज अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए द परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ ऑफ वॉल, किसी दीवार की लंबाई है उसकी परसेंटेज एरर आपको दी है सपोज 1%, तो आप कैसा लिखोगे, डेल्टा एल बाय एल इनटू 100 इज इक्वल टू 1, परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, भाई परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1%, तो आप इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके
समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तुझसे और पूछना है बेटा, कोई डाउट वगैरह कुछ भी? चलो, तो भाई अभी जितना भी हमने किया ना ये हमारा रिवीजन था, ठीक है। ये एक्चुअली हम पहले चला चुके थे। तो जिन बच्चों ने वीडियो भी पूरा नहीं देखा हो या जिसको जो कुछ तकलीफ भी आ रही होगी तो आपका कुछ क्लियर हो गया होगा, मानो बड़ा ये सब क्लियर हुआ। जो आपने वीडियो में देखा होगा कुछ ऐसे ही देखा होगा आपने, मानो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब भाई जो लास्ट टाइम हमने नहीं देखा था, वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, पर हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था, वो हम देखने जा रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग या फिजिकल क्वांटिटी एरर इन फिजिकल क्वांटिटी रेज टू सम पावर। वे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी फॉर्मूला गिवन है और जिसकी फॉर्मूला के अंदर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर है, तो उस समय हम कैसे एरर निकालेंगे? देखिए मान लीजिए आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है पी, जिसमें आपको फॉर्मूला दे रखी है a रेज टू 2, b रेज टू 1/2 एंड c रेज टू 3, कुछ भी पावर दी है, ठीक है, कुछ भी। चलिए काम करते हैं, अभी मैं इसको ऐसे लिखूं p q r, मैं इसको चलो x बोल देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी x, उसकी फॉर्मूला ए बी सी, और a के पावर में p, b के पावर में q, c के पावर में r। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, p q r ना, कोई भी नंबर होंगे 1 2 3 5 1/2, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। या सपोज इसी चीज को मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a रेज टू p, b रेज टू q एंड c रेज टू माइनस r, है ना बेटा? मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ। हमने बचपन में सीखा हुआ है, अगर मैं किसी की भी पोजीशन चेंज करूंगा तो उसका पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, उसको चुपचाप से लिख लो, सिंपल। अच्छा, अब मुझे इसके लिए एरर निकालनी है, तो एरर कैसे निकालूंगा? भाई देखो, हमेशा हम फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे, इसकी फ्रैक्शनल एरर की। सो भाई डेल्टा x बाय x, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं? डेल्टा a, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। टर्म्स चाहे ऊपर हो, टर्म्स चाहे नीचे हो, आपको तो प्लस ही करना है। और ये जो भी है उसका डेल्टा ए अपॉन ए शॉर्ट फ्रैक्शनल एरर, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबका फ्रैक्शनल एरर लिखना है। देखो ये कैसे है, ये फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है, मैंने वीडियो में भी बताया था। 11th आप जब भी, जैसे मानो आपका मैथ्स दिया है तो आप पढ़ोगे, एक टॉपिक आता है आपके मैथ्स में डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का यूज करके ये फॉर्मूला को निकाला जाता है। बट अभी वो भी चैप्टर बेटा आपके मैथ्स का आखिरी चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है। तो अगर मैं आपको अभी सिखाना बैठूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम वो मेथड में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हैं, बिकॉज आपको एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला से मतलब है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन से मतलब नहीं। जहां पे डेरिवेशन जरूरी है आगे आने वाले चैप्टर्स में, वहां पे पूरे पूरे डेरिवेशंस भी आपको सिखाए जाएंगे। ओके, फिर हमें क्या करना है भाई, a की पावर क्या थी p, तो p को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। सपोज अगर a के पावर में 2 है तो यहाँ पे 2 into डेल्टा a बाय a आ जाएगा, जो भी नंबर हो। b की सपोज 1/2 है तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा, 1/2 डेल्टा b बाय b। हमें क्या करना है, जो भी इसकी पावर हो बस वो पावर को मल्टीप्लाई में कर देना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर, तब जब इस टाइप की इक्वेशन आपको दे रखी है। अच्छा, अगर इसके प्लस माइनस हो तो फिर वो नहीं करना, ठीक है। प्लस माइनस, मान लो कि जब a प्लस b है तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। ये कब आएगा, जब सभी चीजें या तो मल्टीप्लाई में हो या तो डिवाइड में हो। अब अगर इसमें परसेंटेज अगर करना हो तो मैं इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिंपली 100 मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे। सो भाई डेल्टा x बाय x into 100 is equal to
P delta A by A into 100 plus Q delta B by B into 100 plus R delta C by C into 100. तो ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन A, परसेंटेज एरर इन B, परसेंटेज एरर इन C. आपको है ना ये इक्वेशन, इसको स्टार कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, स्टार बना दो, बिकॉज जितने भी नीट के क्वेश्चन आज तक आए हैं ना वो इसी के बेस पे आए हैं, इसी इक्वेशन के बेस पे आपके नीट या तो जेईई के क्वेश्चन आते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें नहीं आ सकते, इस पे भी आ सकते हैं, बट मोस्टली 99% इसी फॉर्मूला के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आए हैं. तो इससे आप कोई जगह पे नोट डाउन कर लो. ये चीज कब है? जब कोई इक्वेशन आपको इस तरीके से दी, इसमें प्लस माइनस नहीं है. हो गया बेटा? बेटा चारों को क्लियर? आगे बढ़े. ओके चलो पहले अपने स्वीट देखो, एरर एनालिसिस कॉन्सेप्ट इतना ही था. एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इतना ही था, थियरी इतनी ही थी, और कुछ नहीं. अब हम क्या करेंगे, हम इसके रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे. पहले मैं आपको 2 या 3 जितने इजी सम्स करवाऊंगा, देन लेटर हम थोड़ा हम नीट की तरफ बढ़ेंगे. ओके बस करके ठीक है ना, क्वेश्चंस ओपन कर लूं मैं. ओके ओके, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रूट d. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन में कहा गया है परसेंटेज एरर in a b c and d are 2%, 1%, 3% and 4%. Find percentage error in x. ठीक है मतलब देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, एंड क्या बोला हुआ है? परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी. ए में इतना, बी में 1, सी में 3, डी में 4. ये सारी की सारी परसेंटेज एरर है. हमको x में परसेंटेज एरर फाइंड करना है. परसेंटेज एरर x क्या होता है? डेल्टा x बाय x इनटू 100. इसी को हम परसेंटेज एरर x बोलते हैं. तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था, चलो उसी फॉर्मूला को यहां पे लगा लेते हैं. भाई डेल्टा x बाय x इनटू 100 इज इक्वल टू a डेल्टा a बाय a, उसकी पावर में क्या है 2, तो 2 आगे आ जाएगा. और अगर ये परसेंटेज में है तो इसको भी कंपलसरी परसेंटेज में रखना पड़ेगा, सो मुझे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा. v प्लस, हम हमेशा प्लस ही लगाते हैं, माइनस की कोई गुंजाइश ही नहीं है. प्लस v के पावर में क्या है 3, सो ये 3 आगे आ जाएगा. डेल्टा b बाय b इनटू 100 प्लस टर्म ऊपर हो कि टर्म नीचे हो, हम तो हमेशा प्लस ही लगाएंगे. सी, सी के पावर में क्या है? सी के पावर में हाँ 1 ही है, सही. सी के पावर में 1, तो मैं इधर भी 1 लिख देता हूँ. यस आगे बोलो. इनटू 100 भूल मत जाना बेटा, कुछ परसेंटेज है ना बोला हुआ है. प्लस डी. अच्छा भाई, रूट डी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? डी के पावर में 1/2. अगर आपको नहीं पता तो अभी ध्यान दे देना कि अगर मुझे रूट की साइन हटानी हो तो भाई हम उसके पावर में 1/2 लगा देते हैं, ठीक है. सो भाई d के पावर में क्या आ गया 1/2, सो हम क्या कर देंगे 1/2 को यहां लिख देंगे रूट d बाय d. हाँ अच्छा बच्चा देखो,
ये परसेंटेज एरर ए, परसेंटेज एरर बी, परसेंटेज एरर सी, परसेंटेज एरर डी। आपको तो सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू लगा तो अपना काम हो गया। परसेंटेज एरर ए 2, बी में कितना 1 प्लस सी में कितना दिया है 3% प्लस 1/2, डी में कितना दिया है 4%। बस दो, कितना इजी हो गया। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कट गया 2, सो ये बचा 2। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 1 12। तो भाई देखो परसेंटेज एरर x कितना आ गया 12%। समझ आ रहा है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली फॉर्मूला लगाया पिक्चर खत्म। एंड आप अभी हम नीट के क्वेश्चन देखो करेंगे ना, आप बोलोगे सर क्या बात है नीट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे तो पता चली जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी नए नए फॉर्मूला है जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, तो वो जब आप 11 कंप्लीट करोगे 12 कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूलाज पता चल जाएगा। अगेन माय वॉइस इज नॉट कमिंग टू यू। अच्छा, हाँ तो नैन्सी खाली इतना बता दो बेटा, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, खाली लिख के बता दो। 3 सिग्निफिकेंट? नो नैन्सी। हाँ हाँ, राइट राइट, सॉरी सॉरी। इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसके पास नैन्सी आप भूल गए हैं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। सोचो 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 बेटा, इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नैन्सी हमने क्या देखा था, अगर इनिशियल 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद जो 0 आते हैं वो काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 1 आ रहा है, अगर 1 0 0 होता ना तो वो काउंट होता है। स्टार्टिंग के जीरोस कभी काउंट नहीं होते हैं, एंडिंग के जीरोस अगर डेसिमल हो तो काउंट होते हैं। याद आया नैन्सी कुछ? तो इसके पास 3 नहीं, इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि सब लोग सुन लो, स्टार्टिंग के जो 0 होते हैं ना उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास भी एक ही सिग्निफिकेंट, इसके पास भी एक। जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास अवेलेबल होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी होना चाहिए। तो भाई एट प्रेजेंट इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये 2 है, लेकिन मुझे चाहिए 1, तो हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली अवर आंसर इज 0.3। अब बेटा इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी था, मैं ऑप्शन आपको देख के कौन से ऑप्शन थे। 0.01 कहां गया, 0.10, 0.07 एंड 0.3। सो भाई ये डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग के सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, वो सब उसके पास अवेलेबल है। समझ आया बेटा? देखो ये किया, 4 मार्क मिल गए आपको। क्या ये हार्ड लग रहा है आपको? JEE या नीट बिल्कुल हार्ड नहीं है अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हमने रट्टाबाजी की है, फिर तो गया, फिर तो अच्छे से अच्छा बच्चा नीट JEE कुछ क्लियर नहीं कर पाएगा, बोर्ड भी मुश्किल से क्लियर कर पाएगा। तो नेवर मग अप द थिंग्स, ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो चलो भाई हम और थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के ही। अब मैं आपको आपके वर्कशीट में से करा रहा हूं बेटा, ये भी अपने दिया हुआ है नोट्स के अंदर, तो अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा।
ओके भाई, आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं कर रहा हूं. द लेंथ ऑफ वन रोड इज 2.53 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अदर इज 1.27 सेंटीमीटर. अच्छा बेटा, आगे जाने से पहले मुझे एक चीज आपको बतानी है. लीस्ट काउंट. जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं ना, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जैसे आगे जाके ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी चीज की लेंथ या डायमीटर माप सकते हैं. ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है लीस्ट काउंट, जिसको हम शॉर्टकट में L.CB बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट. नहीं, इंस्ट्रूमेंट पे एलसी का मतलब लीस्ट काउंट. अब इसका मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम एरर. लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम एरर जो कोई भी डिवाइस कर सकता है, चाहे फिर वो जो भी दिया हो. लीस्ट काउंट का मतलब मैक्सिमम एरर. अब कैसे मैक्सिमम एरर, चलो हम वो भी समझते हैं. एक चीज याद रख लो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लिस्ट काउंट दिया ना, मतलब समझ जाना उसका एरर आपको दे रखा है, मैक्सिमम एरर. लेकिन क्यों ये एरर कहा जाता है, देखते हैं हम लोग. भाई लिस्ट काउंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि वो इंटरवल जिसमें वो चीज कैलकुलेट कर सकता है. जैसे कि अगर मैं वॉच की बात करूं, वृष्ट वॉच जो आप हथेली पे पहनते हैं, उसकी लिस्ट काउंट 1 सेकेंड होती है. सबकी 1 सेकेंड ही होती है ना, वृष्ट वॉच या वॉल वॉच. भाई एक एक सेकेंड का वो आपको टाइम देगा. क्या वो आपको ऐसा बोल सकता है कि किसी कोई काम 1.53 सेकेंड में हुआ? या तो 1 सेकेंड में हुआ, या तो 2 सेकेंड में हुआ, या तो 30 सेकेंड में हुआ, या 35 सेकेंड में हुआ. लेकिन कभी ऐसा सुना है कि भाई मैंने 35, भाई आपको कोई गेम खेल रहे हो दमशरास, तो भाई आपने 35.67 सेकेंड में कंप्लीट किया. कभी आप पॉइंट में देखते हो सेकेंड्स? नहीं. इसका मतलब लीस्ट काउंट का मतलब होता है इंटरवल, कि वो मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है. लीस्ट काउंट, मिनिमम मेजरिंग वैल्यू. भाई तो हमारी जो घड़ी है वो सिर्फ एक एक सेकेंड ही काउंट कर सकता है, एक सेकेंड से कम नहीं. मैं अगर आपको बोलूं कि लिस्ट काउंट फॉर लेंथ इज, लिस्ट काउंट फॉर लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, या चलो 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि वो जो इंटरवल है वो 0.1 में ही कैलकुलेट करेगा. मान लो, सपोज करो कि किसी चीज की लंबाई मापी है. ये इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. उससे लंबाई आपने मापी है, आपकी लंबाई आ गई है 35.78. कितनी आ गई? 35.78. अब वर्नियर कैलिपर पे लिखा हुआ है लिस्ट काउंट 0.1. इसका मतलब कि इससे पहले अगर आपकी कोई वैल्यू पॉसिबल होती तो वो होती 35.68. इससे पहले अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट होती तो वो होती 35.58. मतलब आप इन दोनों के बीच की वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. क्यों? बिकॉज भाई उसकी लिमिटेशन आ गई है, उसमें इंटरवल्स ही ऐसे दिए हुए. जैसे आपकी स्केल होती है, स्केल में भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और उसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसी मार्किंग है. लेकिन मुझे 1.134 चाहिए. क्या वो मैं आपकी स्केल की मदद से ला सकता हूं? नहीं ला सकता हूं. क्यों नहीं ला सकता? बिकॉज उसकी जो मार्किंग है वो मार्किंग ही 1 सेकेंड की है. तो मैं बोलूंगा द लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर वो हम मेजर कर सकते हैं. भाई मैं स्केल की मदद से 5.2 मेजर कर सकता हूं, या 5.2 के बाद मैं 5.3 मेजर कर सकता हूं, या 5.3 के बाद मैं 5.4 मेजर कर सकता हूं, या इससे पहले जाऊं तो भाई मैं 5.1 मेजर कर सकता हूं, 5 मेजर कर सकता हूं. लेकिन 5.13 पता नहीं, 5.14 नहीं कर सकता. एक्यूरेटली स्केल की मदद से नहीं कर सकता. समझिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं. लिस्ट काउंट का मतलब समझ आया कि क्या होता है लिस्ट काउंट का मतलब?
हाँ बेटा, आप लोग बोलते ही नहीं, मेरा शायद दिल धड़कता है कि क्यों नहीं बोल रहे आप लोग। कुमकुम समझ आया बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है? हाँ। अब इसमें एरर कितनी हो सकती है? भाई सपोज करो कि आपका 5.2 आंसर आ गया, इसमें एरर होने के चांसेस क्या है? सपोज भाई 5.2 आपका आंसर आ गया, अब इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? भाई एरर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मान लो देखो 5.1 आप मेजर कर सकते हो, इसका मतलब मैं अगर 5.11 की बात करूं तो वो हम मेजर नहीं कर सकते, या मैं 5.19 की बात करूं, मैं 5.11 से लेके 5.19 तक की ये वैल्यू मेजर नहीं कर सकता हूं। अब इसके लिए यहां तक जाऊंगा तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखो 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 देखो, सपोज मेरी ट्रू वैल्यू 5.19 है, सपोज मेजर्ड वैल्यू ये आ गई और ट्रू वैल्यू ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.01। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ये मेरी ट्रू वैल्यू होती तो, बट इफ ये मेरी ट्रू वैल्यू होती 5.11, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0.09। आप चाहो तो करके देख लो, 5.2 माइनस 5.11, यहां पे 0, ये हो जाएगा 9, ये 0.09 मैक्सिमम डिफरेंस। अब भाई मैं 0.9 को क्या अप्रोक्सीमेटली 0.1 बोल सकता हूं? यहां पे मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं सिंपली हम जो नॉर्मल मैथमेटिक्स अभी तक सीखे हैं 10 तक, 0.09 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 तो बोल ही सकता हूं, राउंड ऑफ। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो हमने जब स्टार्टिंग आज लेक्चर की स्टार्टिंग की तो हमने क्या देखा? एरर हमेशा मैक्सिमम ली जाती है, बाकी उसके बीच की कुछ भी हो सकती है। तो एक्चुअली जो मेरी ट्रू वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, बट हम एरर लिखते कौन सी है? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम 0.09 हुई कि 0.01 हुई? ऑब्वियसली मैक्सिमम एरर तो ये है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1। और आप देखो मेरी लीस्ट काउंट भी 0.1 थी, तो जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही आपका मैक्सिमम एरर होता है। समझ रहे हो? आपको ये जो है ना सिर्फ समझने के लिए बेटा मैंने सिखाया है, बाकी आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लीस्ट काउंट का मतलब मैक्सिमम एरर। बाकी क्यों मैक्सिमम एरर वो हमने यहां से समझा। क्लियर बेटा चारों को? या कुछ अभी भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं दोबारा एक चीज समझाऊं आप लोग को। कुमकुम, ममता, नैन्सी, सर प्लीज रिपीट। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अच्छा बेटा आपको ये तो समझ आया ना कि ये लिस्ट काउंट का मतलब कि मैं कैसी कैसी वैल्यूज काउंट कर सकता हूं। या तो मैं 5 कर सकता हूं, 5 के बाद 5.1 कर सकता हूं, 5.2, 5.3, ऐसा इसके बीच की नहीं कर सकता हूं। अब सपोज करो कि ये मेरा टैबलेट है, इसकी एक्चुअल लेंथ जो है ना, एक्चुअल लेंथ 5.19 है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, लेकिन मेरे पास जब मैंने मेजर्ड की तो आ गई भाई वो 5.2। इसका मतलब दो एरर कितनी आ गई? 0.01 की एरर आ गई। कुछ भी हो सकता है, मेरी जो ट्रू वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहां की एक्सट्रीम, मैं ना हमेशा एक्सट्रीम ही लूंगा, एक्सट्रीम मतलब एकदम ऊपर वाला। ये एक बार इस साइड का लास्ट वैल्यू ले ली, एक बार इस साइड की लास्ट वैल्यू ले लेता हूं, तो इस साइड की लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 5.11 हो सकती है। सो अगर मान लो कि 5.11 मेरी ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट लेंथ है, लेकिन मेरी मेजर्ड है 5.2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 0.09। एरर कौन सी लेते हैं? मैक्सिमम वाली एरर लेते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम वाली एरर लेते हैं। सो ये वाली एरर तो हम लेंगे ही नहीं, हम क्या लेंगे? 0.09। और 0.09 को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 0.1 बोल सकता हूं? हम 10 तक कर चुके।
सो भाई 0.1 क्या है? हमारा लीस्ट काउंट, हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। सो हमने यहां पे ये देखा कि जितना लीस्ट काउंट होगा उतना ही हमारी मैक्सिमम एरर होती है। ममता क्लियर बेटा? अब नहीं, मैक्सिमम एरर इतनी होगी भाई। देखो सपोज अगर मैं आपको बोल रहा हूं लेंथ इज 5 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लंबाई है ना, देखो मैं क्या करता हूं, एक बार मैं प्लस वाली ले लेता हूं, एक बार मैं माइनस वाली ले लेता हूं। 5 प्लस, एक बार मैं प्लस ले लिया और एक बार मैंने माइनस ले लिया। इसका आंसर आ गया 5.1, इसका आंसर आ गया 4.9। अब ये क्या हुआ कि भाई ये मेरे को मेरी एरर मिली है, सॉरी ट्रू वैल्यू मिली है। अब मेरी जो ट्रू वैल्यू होगी ना वो इसके बीच में कुछ होगी, बीच में यानी वो 5.11 हो सकती है, 5.15 हो सकती है, 5.16 हो सकती है, एक मिनट, सॉरी 4.9 से 5 होना, सॉरी 4.91 हो सकती है, 4.95 हो सकती है, 4.99 हो सकती है। मतलब मेरी जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। तो मेरी जो एरर है, ये एरर मैंने लिखी है, ये एक माइनस एक प्लस, एक्सट्रीम है मैक्सिमम, बाकी एरर इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। हम जब लिखते हैं तो हम जब मैक्सिमम एरर लिखते हैं, बाकी रियली में एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू इनके बीच में कुछ होगी। ये माइनस वाली आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई और प्लस वाली आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो इन दोनों के बीच में कुछ होगी। ओके माना? ओके, तो भाई अब लिस्ट काउंट समझ आ गया, तो अब हम आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। देखो अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप दोबारा वीडियो देख सकते हो बेटा। फिर भी नहीं समझ आएगा, आप अगले लेक्चर में फिर से मुझे बोलना, मैं फिर से एक बार 10 मिनट समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस खाली एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम एरर मतलब लीस्ट काउंट। ओके, सो भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देखने जा रहे थे, द लेंथ ऑफ रोड, वन रोड इज 2.53 सेंटीमीटर। भाई एक रोड है, उसकी लेंथ हमको बोली हुई 2.53 सेंटीमीटर। दूसरी एक रोड है, वो छोटी है और उसकी लेंथ बोली है 1.27 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, भाई जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसकी लीस्ट काउंट हमको दी हुई है, कहां गया, 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 ये लिस्ट काउंट, तो हमारे मैक्सिमम एरर भी यही आ गई। If the two rods are put together end to end, find the combined lengths। भाई वो कह रहा है कि अगर आप इसको एक दूसरे के साथ चिपका दो end to end, मतलब ये 2.53 और ये 1.27, जब मैं दोनों को एक साथ रखूंगा तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? भाई यहाँ पे ये लेंथ मापी है, इसमें भी कुछ एरर होगी, कितनी एरर पता नहीं। ये लेंथ मापी है, इसमें भी कुछ ना कुछ तो एरर होगी। हमने देखा था कि हम जब भी कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होती है, लेकिन यहाँ पे तो एरर दे नहीं रखा। ठीक है, लेकिन हम जब प्लस कर देंगे, देखो एक सीधी सी बात है बेटा, अगर एक बच्चे को बोलूं कि बेटा इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल लंबाई, आप बोलोगे सर दोनों को प्लस कर दो, हम प्लस ही करना। लेकिन अब हम 11th में आ चुके हैं, अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि भाई हर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होता है, तो अब हम वो एरर के साथ उसको कैलकुलेट करेंगे। एरर कितना है भाई, इसके लिए भी एरर हो जाएगा प्लस माइनस 0.01, इसके लिए भी एरर हो जाएगा प्लस माइनस 0.01, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट सेम है और इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.01 है। हमने अभी देखा लिस्ट काउंट मतलब मैक्सिमम एरर, तो ये हो गई इसकी एरर, सिंपल। अब जब मुझे टोटल लेंथ फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, L1 प्लस
L2 भाई अभी चलो नैन्सी ने देखा हुआ है, आप लोगों ने सीखा नहीं था। बेटा अगर मैं किसी भी चीज को ऐड करता हूं, याद रखना x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो x की वैल्यू मुझे देनी होती है x प्लस माइनस डेल्टा x, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा x। और डेल्टा x कहां से आता है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इन शॉर्ट a में जो एरर है और b में जो एरर है उसको आपको हमेशा प्लस कर दोगे तो आपको आपकी टोटल वैल्यू के एरर मिल जाएगी। जिन भी चीजों को प्लस कर रहे हो, जिन भी चीजों को आप प्लस कर रहे हो उन दोनों की एरर को आप प्लस कर दो तो आपको टोटल एरर मिल जाएगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, है ना। कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू, नॉट ट्रू वैल्यू, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है? इतनी और इतनी, तो दोनों को प्लस कर दो। दोनों में एरर कितना है? 0.01 0.01, दोनों को ऐड कर दो। सो ये 2.53 प्लस 1.27 प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.01, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी 3 ही रहेगा। 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 1 8 एंड ये 3.80 प्लस माइनस 0.02। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर 3.80 प्लस माइनस 0.02। बस इतना करके हमको छोड़ देना है, हमको आगे और कुछ नहीं करना। याद रखना मेजर्ड वैल्यू, दोनों मेजर्ड वैल्यू को प्लस कर दो, एरर दोनों की एरर को प्लस कर दो। वेरी वेरी सिंपल। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूं? और ये जो रूल है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के समय होगा। सपोज बेटा, सपोज अगर यहां पे x इज इक्वल टू ए माइनस बी होता तो मैं उसकी एरर को तो प्लस ही करूंगा, एरर कभी माइनस नहीं होगी। अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे L1 माइनस L2 करना पड़ता तो मैं क्या करता, इधर माइनस करता लेकिन इधर तो प्लस ही करूंगा। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय हमेशा एरर्स प्लस होती है, कभी भी माइनस नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल थोड़ा अलग है, वो भी हम देखेंगे। सॉरी, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल थोड़ा सा अलग है, वो हम देखेंगे। ये जो रूल है ना बेटा प्लस ये करने का या आंसर निकालने का, ये कब आएगा? जब हम प्लस या माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड का अलग रूल जो हम देखेंगे। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर? मेगा, मेगा क्या, सॉरी, ममता, कुमकुम, आगे बढ़ो बेटा। एक क्वेश्चन है, मुझे वो क्वेश्चन अभी इसमें दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का क्वेश्चन है। अच्छा 6-13 हो गए। अगर बेटा एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज बेटा अभी मेरा अगला एक लेक्चर है। तो मैं जैसे कि कहा, मैं आपको लेक्चर नोट्स प्लस वर्कशीट दोनों दे देता हूं। आप लोग वर्कशीट सॉल्व करो, वीडियो देखो, और आपका होमवर्क बेटा मैं आपको एक और नैन्सी, आप सबको मैं एक और आज नोट्स दे दूंगा, जो आपके चैप्टर नोट्स होंगे, चैप्टर 2 का पूरा एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग नोट्स, तो उसमें से अब आपको लर्निंग शुरू करनी है। सो आज के लिए हम क्या लर्न करेंगे क्या नहीं, वो सब मैं आपको मैसेज के थ्रू बता देता हूँ। मेरा भी एक लेक्चर है, वो जैसे लेक्चर खत्म होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। एंड इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस और देखने हमको, वो हम अगली बार और देखेंगे।